दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट की उत्पादन पूर्व, जिसको यानी कि जनरेशन अवधि अधिक होती है, यानी कि जो प्लांट जो होता है यानी कि उत्पादन पूर्व जो होता है उसका जो जनरेशन जो है यानी कि जो अवधि यानी कि सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है, किसका होता है उसके बारे में बता रहा है। ए में कह रहा है परमाणु ऊर्जा का, बी में कह रहा है कि ताप ऊर्जा का, सी में कह रहा है सौर ऊर्जा का, और डी में कह रहा है कि बड़ा जल विद्युत संयंत्र का। तो यानी कि हाइड्रो का जो होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है इसका जो उत्पादन पूर्व यानी कि जनरेशन अवधि जो है काफ़ी यानी कि ज़्यादा होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है क्वेश्चंस में, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है। यानी कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो होता है, ठीक है, यानी कि हीटर जो होता है उसमें यानी कि ऊर्जा का जो कन्वर्टर होता है, ठीक है ना, सॉरी, इलेक्ट्रिक रूम हीट यानी कि हीट कन्वर्टर में ऊर्जा का रूपांतरण यानी कि ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है हीटर में वो यानी कि क्या है। ठीक है, ए में जो कह रहा है कि आर्क हीटिंग, तो आर्क हीटिंग नहीं होता है, इंडक्शन हीटिंग भी नहीं होता है, इसमें जो होता है दोस्तों रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, क्योंकि भाई ये सब जो है ये रेजिस्टेंस का ही कमाल है, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा यानी कि हीटिंग उतना ही काफ़ी यानी कि ज़्यादा मात्रा में यानी कि होता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होगा। जब लोड प्रतिरोध है ना, जब लोड प्रतिरोध जो है यानी कि स्रोत प्रतिरोध के बराबर होगा, ठीक है, स्रोत प्रतिरोध की जब बराबर होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम होगा। सबसे ज़्यादा जो होगा दोस्तों वो क्या होगा। ठीक है, जब लोड प्रतिरोध और स्रोत प्रतिरोध जब इक्वल हो तो इस टाइम दोस्तों यानी कि पावर जो होगा, ठीक है, यानी कि पावर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, पावर जो होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। ऑप्शन किस में दिया है पावर, तो ऑप्शन जो दिया है बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक सामान्य उत्तेजना के साथ चल रहा सिंक्रोनस मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किस में परिवर्तन लाता है। यानी कि लोड में, ठीक है ना, लोड में जो परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किस में परिवर्तन यानी कि लाता है। तो सबसे पहले यानी कि जो परिवर्तन दोस्तों ये जो लाएगा, ठीक है, यानी कि जो परिवर्तन लाएगा ये, ठीक है, आर्मेचर करंट में परिवर्तन लाता है। किस में, आर्मेचर करंट में परिवर्तन लाता है। और आर्मेचर करंट किस में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है। राइट एंगल जो होगा दोस्तों, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है कि एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किस लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का लैंग्वेज किस प्रकार का है। तो यानी कि टू वे स्विचिंग जो होता है, ठीक है, टू वे स्विचिंग का जो मेनली रूप से जो हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग में जो लिया जाता है वो सीढ़ी का वायरिंग में लेते हैं। किसका, तो सीढ़ी नुमा वायरिंग जो होता है, सीधा है, ठीक है ना, सीढ़ी नुमा वायरिंग जो होता है उसमें हम यानी कि टू वे स्विचिंग कनेक्शन का प्रयोग करते हैं, ताकि अगर ऊपर कोई व्यक्ति है और उससे नीचे का फैन या लाइट का कनेक्शन बंद करना है तो ऊपर से ही उसको कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए जो उसमें यानी कि वायरिंग जो किया जाता है, ठीक है ना, उसमें जो वायरिंग किया जाता है वो कुछ इस प्रकार का यानी कि वायरिंग होता है जो टू वे स्विचिंग कनेक्शन के माध्यम से होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है सीढ़ी की वायरिंग। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चंस में, कह रहा है कि 10 स्क्वायर mm में नॉमिनल कंडक्टर क्षेत्र के 1.1 किलो वोल्ट XLPE, ठीक है, इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्युमिनियम केबल के लिए करंट रेटिंग क्या है। कितना का पूछ रहा है दोस्तों, 1.1 किलो वोल्ट, ठीक है, 1.1 किलो वोल्ट और XLPE है ना। तो इंसुलेटेड जो सिंगल कंडक्टर एल्युमिनियम का जो करंट रेटिंग होने वाला है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो करंट रेटिंग होगा वो 55 होगा। कितना होगा, 55 एम्पियर होगा। ऑप्शन किस में दिया है 55 एम्पियर, तो ऑप्शन ए में है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है,
आज का अगला प्रश्न दिया है 57 नंबर, विभिन्न ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी कि जो जितना यानी कि ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, उसके बारे में हमको पता करना है कि क्या क्या इसमें यानी कि सही दिया हुआ है। चलिए, भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्रों की चालू लागत परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बहुत कम है। नहीं, ये तो गलत है भाई। ठीक है, ये जो कह रहा है पहला ऑप्शन ये गलत कह रहा है। ठीक है, बी में कह रहा है भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन परिवहन के लिए कोई लागत की जरूरत नहीं होती है। एकदम होती है भाई। यहीं पर अगर हाइड्रो रहता, अगर हाइड्रो पावर प्लांट रहता, अगर ये कथन रहता तो यहाँ पे सही होता। लेकिन भाप के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जिससे यानी कि भाप उत्पन्न किया जाता है उस मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, तो ये तो इसमें तो कॉस्ट तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये फ्री नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। सी में दिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमेशा आबादी वाले क्षेत्र में ही स्थित होते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, इसको हमेशा यानी कि आबादी वाले क्षेत्र से दूर ही करेंगे, क्योंकि इसमें रेडिएशन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है परमाणु वाले में। ठीक है ना, रेडिएशन का जो खतरा होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, किस पावर प्लांट में होता है, तो परमाणु में होता है। ठीक है, डी में कह रहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की रखरखाव लागत डीजल ऊर्जा संयंत्र से ज़्यादा है। एकदम सही बात है, क्योंकि बेहद कुशल कर्मियों की जरूरत होती है। एकदम राइट बात यहाँ पे बता रहा है ऑप्शन डी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आरंभ करने के लिए जो उसका यानी कि कर्मी होगा वो काफ़ी कुशल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नया कर्मी है और वहाँ पे बहाल कर दिए तो यानी कि उसमें वो वर्क कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन डीजल ऊर्जा संयंत्र की बात किया जाए तो उसके अपेक्षा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की रखरखाव जो है काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हेलिकल कॉइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, यानी कि कॉइल वाला जो चैप्टर है उससे भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। अब रही बात कि हेलिकल्स जो कॉइल है इसका इस्तेमाल आमतौर पर हम कहाँ पे करते हैं, तो हेलिकल्स कॉइल का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो बड़े ट्रांसफार्मर जो होता है, ठीक है, उसके पास यानी कि जो लो वोल्टेज है ना, वो लो वोल्टेज जो वाइंडिंग है, ठीक है, लो वोल्टेज जो वाइंडिंग है वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो बड़े ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज का जो वाइंडिंग दिया है ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंसुलेशन इंजीनियरिंग में परावर्तन कारक यानी कि रिफ्लेक्शन फैक्टर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन फैक्टर जो है उसे कैसे यानी कि हम प्रभावित करते हैं या परिभाषित करते हैं। तो ए में जो दिया हुआ है कह रहा है कि परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात, ऐसा नहीं है भाई। बी में जो दिया हुआ है अवशोषित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात। सी में दिया है परावर्तित प्रकाश का अवशोषित प्रकाश से अनुपात। डी में दिया है परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात। तो यहाँ पे जो परावर्तित प्रकाश जो होता है, ठीक है, उसका यानी कि आपतित प्रकाश से जो अनुपात है उसके रूप में हम परिभाषित करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कम वोल्टेज उपकरणों 440 वोल्ट पर मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग कितना है। तो कितना कह रहा भाई, यानी कि 440 वोल्ट, और 440 वोल्ट उपकरण यानी कि जो मेगर का जो टेस्ट के लिए जो पर्याप्त वोल्टेज जो है दोस्तों, ठीक है, वो 500 वोल्ट है। कितना है, तो 500 वोल्ट पे ही मेगर को हम टेस्ट में लेते हैं, और ऑप्शन डी में दिया है 500 वोल्ट। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए में कह रहा है कि पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुंचने का समय 50 माइक्रोसेकेंड, और बी में दिया है पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज 125 किलो वोल्ट औसत ट्रिपल आरवी कितना है। ट्रिपल आरवी का मतलब होता है रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइक वोल्टेज होता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों 125 किलो वोल्ट औसत ट्रिपल आरवी वोल्ट का कितना है। ठीक है ना, और उसके बाद जो दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो इसका जो राइट आंसर जो होगा, ठीक है ना, बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो यानी कि 2 पॉइंट, ठीक है ना, 2.5 किलो वोल्ट
पर माइक्रोसेकेंड, जो कि राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वह वायरिंग सिस्टम कौन सा है जो बिजली के झटकों से मुक्त होता है? ठीक है ना, तो बिजली के झटके से ऐसा कौन सा वायरिंग है जो यानी कि मुक्त होता है? ठीक है, ए में कह रहा है कि वेव वायरिंग, बी में कह रहा है कैसिंग और कैपिंग, सी में कह रहा है लेड सीथेट वायरिंग और डी में कह रहा है वेट एंड वायरिंग। तो यहाँ पे जो सुरक्षित ऑप्शन है वो बी दिया हुआ है कि कोई कैसिंग और कैपिंग जो है यानी कि बिजली के झटके से मुक्त होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है कैसिंग और कैपिंग। तो राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 6061 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितना है? तो अधिकतम लीकेज का जो करंट, अधिकतम लीकेज जो है और इसका जो निर्धारित सीमा है, ठीक है, ये 1 माइक्रो एम्पियर है। कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, सॉरी 1 मिली एम्पियर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो लीकेज फैक्टर है, यानी कि लीकेज करंट है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का एक अलाभ है? अलाभ का मतलब क्या है? यानी कि गलत वाला कथन को हमको चुनना है। तो ए में जो दिया हुआ है, कह रहा है कि इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में आग के खतरे की संभावना होती है। ठीक है, ये बात तो सही है। बी में कह रहा है कि यह हाई स्पीड रिक्लोजर की सुविधा प्रदान करता है। सी में कह रहा है जितने समय के लिए चिंगारी बनी रहती वह छोटी होती है और जल्दी बुझ जाती, ये भी ठीक है। तेज परिचालन प्राप्त होता है, भी ठीक है। लेकिन यानी कि जो अलाभ की बात किया जाए तो अलाभ ये है कि यानी कि खतरे की संभावना, कोई भी जैसे अगर कोई भी सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल कर रहे उसमें यानी कि खतरा की संभावना है। अगर ज़्यादातर अगर खतरा है तो क्या उसका अलाभ हुआ, लाभ तो पॉइंट से तो ये है नहीं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए यदि रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किस से नियंत्रित किए जा सकते हैं? तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोस्तों किससे नियंत्रित किए जाएंगे? तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो कंट्रोल होगा दोस्तों, यहाँ पे जो नियंत्रित होगा वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर इन्वर्टर के द्वारा होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर इसका भी सही हो जाएगा। आप लोग दोस्तों अगर वीडियो में इन तक बने हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस प्रकार का यानी कि इसका जो पैटर्न रहता है एग्जाम का। ठीक है, और बाद बाकी जितना यानी कि मेरे पास लगभग 3 सेट है 2018 का, तो सभी सेट को कराएंगे। तो आप लोग इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों तक वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।